बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और रवां हफ्ते की एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में जो इस वक्त ज़ेर हिरासत और सज़ा याफ्ता सर्विंग इंडियन नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव, उसके ऊपर एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि कुलभूषण जाधव को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक मौका दिया गया है कि वो अपनी सज़ा पर नज़रसानी की अपील जो है वो दायर करें, और इस हवाले से हुकूमत इंडिया को भी आगाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने, इस भारतीय दहशत गर्द और जासूस को, जो इस वक्त जिसको सज़ा दी जा चुकी है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में है, उसे दूसरी कौंसलर रसाई भी देने का फ़ैसला किया गया है। हालांकि कौंसलर रसाई माहिरीन के मुताबिक एक ही दी जाती है। हमने देखा कि इसके ऊपर इंडिया की तरफ से बहुत वावेला मचाया गया, इसको इंसानी हकूक़ की मुबैना तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया गया और वियना कन्वेंशन की भी ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया गया। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि आगे कुलभूषण जाधव का केस जो इस वक्त पाकिस्तान में है, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के बड़े फैसले के बाद आइंदा ये सारी कहानी और ये केस किस रुख जाएगा। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ, जासूसी और उसके साथ साथ जो टेररिज्म का नेटवर्क है, ये इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। क्या पाकिस्तान भी अपना मुकदमा किसी आलमी अदालत में, किसी आलमी ट्रिब्यूनल में ले जा सकता है भारतीय दहशत गर्दी के ख़िलाफ़? इन तमाम तर अमूर पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे पास आज खुशकिस्मती से दो बेहतरीन पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब। कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब जो हैं वो साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में। उसके साथ साथ वो एक डिप्लोमेट के तौर पे भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पर उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। हमेशा भारतीय खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर रहे और कोलंबो में जब ये तैनात थे, वहाँ पर भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक खौफनाक दहशत गर्दी के वाक़े में बाल बाल बचे। इंटेलिजेंस अमूर, प्रॉक्सीज़, खुफिया जंगों, इन तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। कर्नल बशीर वली साहब, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इस तमाम तर सूरत हाल पे बैनुल-अक़वामी कानून क्या कहता है, वियना कन्वेंशन क्या कहता है, पाकिस्तान के मंजे हुए माहिर कानून और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून पर गहरी नज़र रखने वाले और एक्सपर्ट अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ लाहौर से स्काइप पर मौजूद हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कर्नल बशीर वली साहब, आपने देखा कि अभी 4 रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत ख़ारिजा की जानिब से एक नया ऐलान किया गया और इसमें कुलभूषण जाधव को एक मरतबा फिर एक चांस दिया गया, एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील यानी रिव्यू पटिशन दायर कर सकते हैं। उसने इससे इनकार कर दिया। कैसे आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? जब वो अपील फ़ाइल नहीं करेगा तो फिर उस पर नज़रसानी कैसे हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, ये तो अभी उसकी खुशकिस्मती है कि चांस दिया गया, कि उसको चांस दिया है। बदकिस्मती ये है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर उसका ख्याल है या उसके, बिकॉज ही इज़ इन टच विद द इंडियन रॉ, अब भी उनके जो भी तरीके हो सकते हैं उससे आपने देखा है कि उसको हमने एक्सेस दी, अभी भी वो राब्ते में हो सकता है। बिल्कुल वो हो सकता है। ये कह देना, देखे ना उनके जो डिप्लोमेट हैं यहाँ पे, रॉ के जो यहाँ पे एम्बेसी के अंदर हैं, तो आई एम श्योर कि वन वे और दी अदर जो है ये चलता है। ये कोई निराली बात ना हम करते हैं ना वो करते हैं, उनका होगा तो पैगाम रसानी हो रही होगी। ये पैगाम रसानी होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, दैट डिपेंड्स उसके ऊपर। तो वो क्या चाहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इन हिज केस कोई जो किताब है, अगर ये उठा लें, मेरे जो दोस्त हैं लाहौर में जो बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा कानून की जब हम बात करेंगे तो वो बता देंगे कि कानून, ही इज़ अ टेररिस्ट, कन्विक्टेड टेररिस्ट, सजा याफ्ता दहशतगर्द। देखें उसको जब कन्विक्ट करने, जब उसको पकड़ा भी था, मैं आपको अगर
थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब ये ऑपरेट कर रहा था, जिस दिन ये वहाँ पोस्ट हुआ, ये इंडिया में था, चाबहार में। साउथ में था पहले, नेवी का अफसर है, और ये चाबहार में जब ये पोस्ट हुआ, द डे ही लैंडेड वी न्यू कि ही वॉज प्लेस्ड देयर, ठीक है। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ पोस्टिंग जैसे किसी की भी फॉर द नेवल अफसर की होगी, तो ही वॉज पोस्टेड फॉर दिस। इसने अपनी वो क्या कहते हैं शुरू कर दी जो एक्टिविटीज़ थी, और हमें बड़ा अल्लाह का करम है, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें रोज़े अव्वल से इसका पता था कि ये है कोई डूबियस कैरेक्टर है और ये इसमें इन्वॉल्व है। ओके, क्वेटा में हम इसको पकड़ सकते थे जी नहीं, हमने इसको उस जगह पे लेके आए जहाँ से ये भागने की इसकी हर कोशिश नाकाम। जी। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कानून के मुताबिक, हुकूमत पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को एक मौका दिया रिव्यू पटिशन फ़ाइल करने का, और इससे पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया 20 मई को। उसकी मुद्दत जो है वो 60 दिन की है। उस ऑर्डिनेंस की मुद्दत के अंदर अंदर यानी 20 जुलाई तक ये नज़रसानी की अपील दायर की जा सकती है। तो ये फरमाइए कानूनी एतबार से कि अगर ये 20 जुलाई से पहले पहले कुलभूषण जाधव नज़रसानी की पटिशन दायर नहीं करते तो आगे नेक्स्ट कानूनी ऑप्शन क्या होगा फिर कुलभूषण जाधव के पास? देखिए मतीन साहब, बात यह है कि ये बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ ही वजूद में आई। उसका जो स्टैचू है वो अनेक्स्चर है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का। सो जो भी फैसला ICJ करता है तो हर रियासत पर, हर ज़िम्मेदार रियासत पर पाबंदी है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान ने इस फैसले को जो पाकिस्तान के मुताल्लिक आया इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें फैसले के जो ऑपरेशन पैराग्राफ 7 में लिखा हुआ था कि अप्रोप्रिएट रेपरेशन ये है कि मीन्स ऑफ इस चूजिंग के लिए इफेक्टिव रिव्यू, रिकंसिडरेशन और उसके लिए मैकेनिज्म फराहम किया जाएगा जिसमें एक्सेस के ना होने के इम्पैक्ट को एग्जामिन कर लिया जाएगा। ठीक है। अब उस हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर सकती थी, उन्होंने एक स्पेसिफिक कानून साजी की। इस कानून साजी के अमल को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कमिटमेंट, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आप पर आ गई ICJ के जजमेंट के थ्रू। उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक कानून इशू किया जो इस बात का लेजिस्लेटिव एविडेंस है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को बतौर जिम्मेदार रियासत पूरा करना चाहता है, और ये कानून बनाकर एक स्पेसिफिक फोरम ओपनिंग, एक फैसिलिटी अवेलेबल कर दी, यादेव को भी कर दी, यादेव की हुकूमत को भी कर दी कि वो अगर चाहें तो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए इस रिव्यू को फाइल करें। पाकिस्तान में समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICC जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इस हद तक ही जा सकता है कि ये ऑफ़र कर दे। ये ऑफ़र एग्जीक्यूटिव साइड पे भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल लॉ है उसके अंदर भी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने स्पेसिफिक होने के लिए, इसको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए ये कानून आइडेंटिफाई कर दिया, 2-2.5 सफ़ों का ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जिसमें वेरियस ऑप्शंस दी। अब अगर वो इन ऑप्शंस को अवेल नहीं करते तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत जिम्मेवार नहीं समझी जाएगी और द कॉन्सिक्वेंसेस विल अराइज हेयरआफ्टर। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, ये फरमाइए कि दो पहलू हैं, एक तो नज़रसानी की अपील है और दूसरा मर्सी पिटीशन है। कुलभूषण जाधव जो हैं वो कह रहे हैं कि वो फैसला वो चाहते हैं कि मर्सी पिटीशन पे फैसला हो। इन दोनों के दरमियान टेक्निकली क्या डिफरेंस है? रिव्यू पिटीशन ऑफ कोर्स डिफरेंट है और मर्सी पिटीशन डिफरेंट है। देखिए, बेसिकली तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि कोई भी मैकेनिज्म ऑफ हिज चूजिंग जिस पर यादेव ज़ाती हैसियत पे मुतमईन हो, वो उसको अवेलेबल कर दिया जाए, जो सारे प्रोसेस को, इस कन्विक्शन को, इस एविडेंस टेकिंग को, इस ट्रायल को रिव्यू कर ले और उसमें एक्सेस देने या देने के इम्पैक्ट को एवेल्युएट कर ले। अच्छा, अब ये उसके लिए अगर यादेव साहब कहते हैं कि जी मैंने रिव्यू प्रिफर करना है या मर्सी पिटिशन प्रिफर करनी है, तो उसमें डिफरेंस ये कि मर्सी पिटिशन आर्मी एक्ट के नीचे नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, जिसमें आप आर्मी एक्ट की कन्वेयर बेल्ट, लीगल कन्वेयर बेल्ट को कंटिन्यू करते हैं, जबकि रिव्यू जो है वो जनरल लॉ के नीचे आपको रिट ज्यूरिस्डिक्शन में एक ओपनिंग फराहम की जा रही है।
अच्छा, ये ओपनिंग इस ऑर्डिनेंस के थ्रू सेपरेटली फराहम की जा रही है। ये फराहम की जा रही है ना सिर्फ यादेव को बल्कि उसकी हुकूमत को भी। तो अगर यादेव ये समझता है कि उस पे किसी किस्म का प्रेशर है, चलिए वो ना भी समझे, अगर इंडिया की हुकूमत समझती है कि उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या उस पे कोई दबाव है, तो रियासत इंडिया को कोई नहीं रोक रहा। उनको भी ऑप्शन है कि वो आएँ, इस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करते हुए पिटीशन फाइल करें और इस प्रोसेस का रिव्यू करवा लें। वो भी नहीं आ रहे। और मेरा ख्याल है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ऑफर की है। तीसरा जो वेन्यू है इस ऑर्डिनेंस के अलावा, वो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है, जिसे हम कहते हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में भी तकरीबन वही है, आइडेंटिकल कोड है। इसका सेक्शन 83 ये कहता है कि एलियन एनिमी एंटाइटल्ड है आकर पिटिशन फाइल करने के लिए विद द परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पर परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि एलियन एनिमी, जिस तरह कभी कर्नल साहब फरमा रहे थे, रियासत पर हमलावर होता है, तो जब वो पकड़ा जाता है तो रियासत अपना रेमेडियल मैकेनिज्म उसको अवेलेबल नहीं करती, क्योंकि एक तरफ तो रियासत पर वॉर वेज कर रही है, वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट। ऑन द अदर हैंड रियासत विल बी रिलक्टेंट टू ऑफर हिम द रेमेडियल मैकेनिज्म, उसके लिए उसको फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सो यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि चलिए ठीक है, आपको परमिशन, हम स्टैंडिंग परमिशन दे देते हैं। अगर 83 के नीचे भी वो जाना चाहे तो भी मेरा ख्याल है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कानून भी पास कर दिया, तो परमिशन उसको मिल जाएगी, वो ऑप्शन अवेलेबल है। सेक्शन 84 सीपीसी के नीचे इंडिया को बतौर रियासत एंटाइटलमेंट है कि वो पाकिस्तान के कोर्ट्स में आकर पिटिशनर बनकर कोई भी पिटिशन फाइल कर सकती है। वो भी अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर सकते हैं। वो क्यों नहीं करना चाह रहे? उसमें उनको क्या डर है कि क्या उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या उन्हें अपने अपने कॉन्डक्ट क्या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी? ये वो सवाल है जो, लेकिन ये फैक्ट है कि इस वक्त 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स ऑफ रेमेडी हैं। एक मर्सी पिटिशन की है, एक इस ऑर्डिनेंस की है, एक सिविल प्रोसीजर कोड की है, जिसमें और दूसरी दोनों में इंडिया के पास भी ऑप्शन है वो रिव्यू करवाने के लिए, वो लीगल प्रोसेस कमेंस कर दे, और यादव के पास भी ऑप्शन है। कर्नल साहब, आप डिप्लोमेट भी रहे हैं और आप स्पाई कमांडर भी रहे हैं, तो कितना बड़ा जेस्चर है कि एक कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता दहशतगर्द है और उसको काउंसलर एक्सेस भी दी जा रही है। पहले उसकी वाइफ और वालदा को मिलने की इजाज़त दी गई, तमाम प्रोटोकॉल दिया गया, इज़्ज़त एहतराम से इस्लामाबाद लाया गया। अब हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत भारत को कहा है कि जनाब हम दूसरी काउंसलर रसाई भी देने को तैयार हैं, चूँकि पहले हिंदुस्तान ने बहुत वावेला मचाया कि जी काउंसलर रसाई नहीं दी जा रही, अब उसके वालिद साहब को दावत दी जा रही है। तो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, उसको काउंसलर रसाई दी जा रही है, अब उसकी फैमिली के एक और शख्स को, उसके वालिद साहब को मिलने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान इसके बावजूद वावेला कर रहा है। देखें, जहाँ तक उनका वावेला का मसला है, वो वावेला कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक, वो ये भोंकते रहेंगे, ये जो लगे रहते हैं उनके डिफरेंट लोग, ये लगे रहेंगे। हमें जो उन्होंने सूफी साहब ने बड़ा डिटेल से बता भी दिया कि ये ऑप्शन मौजूद हैं। अभी वो क्या ऑप्शन मांगता है, जैसे आपने उसकी मर्सी की बात कर दी है कि वो आर्मी चीफ के सामने पड़ी है मर्सी पिटीशन। हाँ, वो ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, लेट्स से। अभी उसकी ही इज इंक्लाइंड, वेदर वी आर आल्सो विद हिम और नॉट, ये देखा जाएगा। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये कोई यादों का प्रेरोगेटिव नहीं है, न ये इंडियंस का प्रेरोगेटिव है। हमें इंडिया ये बता दे, खाली मैं सवाल करता हूँ आपके उससे, वो हमें ये बता दे कि आज तक हमारा अगर इस किस्म का कोई केस आया है, आज तक उन्होंने ये जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं या अभी तक हमने दी है, ये उन्होंने कभी दी है? बता दें आके कि हमने तो ये दिया है, हमने तो ये किया था फलाने केस में, लेकिन नेम 100, एंड हम फिर कहेंगे कि हाँ वाकई भाई इन्होंने तो ये। नो, इट हैज़ नेवर हैपन्ड। ही इज़ अ कन्विक्टेड टेररिस्ट। जी, टेररिस्ट के लिए ये एक्सेस और ये जो चीज़ें हैं ये नहीं हैं। ये एक नॉर्मली, ठीक है, हमारे सूफी साहब कानूनदान है, उन्होंने कानून के एंगल से और बैनुल-अक़वामी कानून के एंगल और से, बैनुल-अक़वामी कानून से किया है, वो अपनी जगह है, बट ही इज़ बीन ट्राइड। देखें, अभी उसकी जो मर्सी वो है, दैट इज़ विद द आर्मी चीफ। यस, चूँकि मिलिट्री कोर्ट से फैसला आया था। एग्जैक्टली।
ये जो फैसला है ये मिलिट्री कोर्ट ने दिया है, और मिलिट्री कोर्ट जो है उसके अपने फिर आदाब हैं, अपने रूल्स हैं, तरीके कायदे रूल्स ज़ाब्ते हैं, हैं, बिल्कुल। पीएमए अब अपना ये उसका कानून मौजूद जी है। बिल्कुल, इसके या, ऊपर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं नाजरीन एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इंतहाई दिलचस्प केस और इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू मिस नहीं कीजिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव केस में एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तान ने भारत को ऑफ़र किया है कि वो अपना इस हवाले से अपना अटॉर्नी भी चूज़ करे, उसको कौंसल रसाई दूसरी दी जा रही है, नज़रसानी का ऑप्शन दिया जा रहा है। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, ये फरमाइए कि 20 जुलाई तक जो आर्डीनेंस है उसके तहत अगर रिव्यू की पिटीशन फ़ाइल नहीं की जाती, जो कि कुलभूषण जाधव ने फ़ाइल करने से इनकार कर दिया है, इसके बाद का कानूनी सिनारियो क्या होगा फिर? देखिए, एक तो उसके बाद का कानूनी सिनेरियो इस पर्टिकुलर केस में जो आर्मी एक्ट के नीचे रजिस्टर हुआ, जिसमें कन्विक्शन हुई, उसमें तो नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर है वही है जो लॉजिकल स्टेप है कि अगर मर्सी पिटिशन टर्न डाउन होती है तो फिर आउटकम बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन साथ साथ एक आध और इन्वेस्टिगेशन सेपरेट चल रही हैं। ये है मेरा ख्याल है FIR नंबर 6, जो कि ICJ के डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान ने फ़ाइल भी की है, एनेक्चर 2 में और वॉल्यूम 2 में गालिबन मौजूद है। ये वो धमाकों पर इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि उसने कौन कौन से धमाके करवाने में फाइनेंसिंग की है, कौन कौन से टेररिस्ट इवेंट्स को स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइज, फैसिलिटेट, कंस्पायर, ये सब चीज़ें उसने बताई हैं। और उनमें से बेशुमार टेररिस्ट इवेंट्स ऐसे हैं जो बलूचिस्तान, कराची वगैरह में हुए हैं, जिनकी अननेम्ड FIR हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशंस के ताने बाने वहाँ तक जाते हैं। अब उसके लिए पाकिस्तान ने, चूंकि उसने कई लोगों के नाम लिए, तो पाकिस्तान ने कुछ खतूत भी लिखे हैं इंडिया को, उसका भी तस्करा ICJ की डॉक्यूमेंटेशन में, और तमाम तफासील वहाँ मौजूद हैं जो तफशीश को उस तरफ आगे बढ़ाती हैं कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी इसकी एग्जैक्ट नेचर क्या थी, इनकी और हुकूमत इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या थी। वो जो FIR है वो सेक्शन 121 PPC के नीचे कटी हुई है, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसका उन्वान है वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट। सो ये जो इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हैं, ये बेसिकली मिलकर एक जो पिक्चर जनरेट करते हैं वो एक दूसरी रियासत की इंटरवेंशन की है, जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस, अपने ऑफिशियल के थ्रू स्पॉन्सर करवा रहा है एक ऐसी जंग जो टेररिज्म के मुख्तलिफ इंसिडेंसेस पर फैली हुई है। ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, और इसी डेवलपमेंट को इंडिया, मैं समझता हूँ, उसको उसकी तफसीलात में जाने से हेजिटेट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुझे उनके हेजिटेशन के पीछे नज़र आती है कि वो पाकिस्तान की कोर्ट्स में आना नहीं चाहते, बिकॉज फिर ये सब बातें जो हैं ये दोबारा खुल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि FIR नंबर 6 जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जब ये नई रिव्यू होगा तो वो फिर उसका भी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाना होगा। और उसके अलावा कोई और डिस्क्लोजर्स आते हैं, बिकॉज ये ट्रांसनेशनल किरदार है, इसमें ट्रांसनेशनल गैंग्स, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटी, टेररिज्म, और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अलावा एक रियासत के बराह रास्त फुटप्रिंट, ये इंटरनेशनल लॉ की बड़ी ग्रेव वायलेशन है। हम तो सब काउंसलर एक्सेस का इशू लेकर इसको देखते हैं, उसके छोटे लेंस में देखते हैं काउंसलर एक्सेस। असल जो इशू है वो है यादव हैज बिकम एन एविडेंस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इनसाइड द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा जो बड़ा एलिमेंट है, मतीन साहब, जस्ट क्विकली कंक्लूडिंग, वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज इतने अरसे से काउंटर टेररिज्म एक्शंस कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनको क्लियर किया, आज से 8-10 साल से ये चल रहे हैं, स्लीपर सेल्स, ये वो, सारा दुनिया का ख्याल कर। पाकिस्तान क्या कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 जिसमें काउंटर टेररिज्म की ऑब्लिगेशन रियासत पर है, उसको डिस्चार्ज कर रहा है। उसकी अफवाज शहादतें देकर वो डिस्चार्ज कर रही हैं, उसके लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, बम धमाकों को सहा है, और ये शख्स इंडिया की जानिब से आकर ये
उसको परपेचुएट कर रहा है. सो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट पाकिस्तान की रियासत की ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ टू काउंटर टेररिज्म. सूफी साहब ने, कर्नल साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है कि एक तो पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशन है, ज़िम्मेदारियाँ, वो सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन के तहत वॉर ऑन टेरर, टेररिज्म को काउंटर करना, और जो हिंदुस्तान कर रहा है वो तो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है. और उन्होंने दूसरा लीगल नुक्ता उठाया जिसके ऊपर आपसे कमेंट चाहेंगे कि ये तो खुल्लम खुल्ला दूसरी रियासत के मामलात में मुदाखलत और टेररिज्म है. ये खुद इंडिया का एक टेररिज्म का खुद केस है. जी देखिए, आई टोटली कंट्रीब्यूट व्हाट सूफी साहब कह रहे हैं. ये हकीकत है. ये एक जो हम नॉर्मल क्लासिक केस कहते हैं ना, कि जिसके अंदर ये उसने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट किया है. यस, एक्ट ऑफ टेररिज्म है एक जगह पे, बट दिस फेलो हैज कमिटेड दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट द स्टेट. जी, किसी इंडिविजुअल के नहीं है, ना आपके ना मेरे खिलाफ, ना किसी और इस किस्म का. He is committed this act of terrorism against the state. On behalf of his state. On behalf of his state. And Exactly. then to his bad luck, over the period, जब ये हमारे पास आ गया था, ये बोलता रहा, ये बड़े तोते की तरह चहकता है, बड़ी अच्छी तरह बोलता है. ये उसने ये भी कहा कि मैंने कोई भी बयान दबाव में नहीं दिया. वो कई दफ़ा ये कह चुका है, और ये हकीकत है. बिकॉज जब इसको पकड़ा गया था, विद इन द फर्स्ट वीक ये बोल पड़ा था. इसने जितने भी इंडिकेटर्स दिए, इसने जितने भी लीड्स हमें प्रोवाइड किए हैं, अपना कराची, क्वेटा, जिधर भी, एंड देयर आर सो मेनी जो इसने लीड्स प्रोवाइड की हैं. अभी वो लीड्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक विद द इंडियन गवर्नमेंट. सो द इंडियन गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस इस क्राइम की मेन जो है, मेन स्पॉन्सर है, उसकी पैटर्न है. दे आर द मेन स्पॉन्सर. ये तो पहले दिन बोल पड़ा था, हाँ मुझे उन्होंने भेजा है. इंडिया तो रिफ्यूज कर दिया था ना. दे रिफ्यूज टू इवन ओन हिम फॉर क्वाइट सम टाइम. फिर जब ये बोल पड़ा है, उन्होंने कहा ये तो बस अभी हमने मामला खराब हो गया और ये अभी और हमें नंगा करेगा. ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जी अभी वो ये नहीं करना चाहते, ये नहीं कर, वो इसलिए नहीं करना, वो जितने भी बोलेंगे, जितने भी उतने फंसेंगे, ये उतने ही फंसेंगे. बिकॉज इनके अपने बंदे का इन्होंने बताया है, एंड हमने वो लोग पकड़े हैं. ये भी नहीं है इनकी लीड के ऊपर वो लोग पकड़े गए. वो ऑपरेशंस लॉन्च हुई हैं, डिफरेंट शहरों में हुई हैं, वो लोग पकड़े गए हैं. वो लोग, और वो सारे कोलेबरेट एक दूसरे से करते हैं. सो इनके लिए ये कह देना कि ये यादव साहब अकेला उधर तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने ये कहा, गलत. ये जो था स्पॉन्सर था उधर ही से, रा के हेडक्वार्टर से था सब कुछ. अभी वो सारी चीज़ें उसने तो उगल दी हैं. अभी अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं या जिधर भी जाते हैं, ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम भी इंटरनेशनल कोर्ट से तो होके आ गए, फैसला आ गया. नहीं, वही कह रहा हूँ, ये हम भी तकल्लुफ़ से मेरे ख्याल से काम ले रहे हैं. हमारा सिस्टम भी तकल्लुफ़ से ले रहा है. लेकिन इट इज़ गुड कि इंटरनेशनल उसके अंदर पता लग जाए. ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये फ़ौजी अदालत, ये अल्टीमेटली उसके ऊपर कि भाई जी फ़ौजी अदालत ने यार सज़ा दे दी थी. तो फ़ौज ने तो इतना उसको, फौज में इतना वो प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं. बिकॉज ये प्रोफेशनली देखते हैं, फौज वाले मामले सारे प्रोफेशनली देखते हैं. इसने फौज के खिलाफ ये किए हुए एक्ट कमिट किए हुए हैं. फौज का जो है, अभी आपका क्या ख्याल है कि ये उसके, ठीक है, ही विल बी द सुप्रीम अभी जज है, वो जो फैसला देगा बाजवा साहब वो देगा, वो उसकी अपनी जगह, मिलिट्री कोर्ट का, तो मिलिट्री कोर्ट का, बट चीफ है, वो चीफ है बिकॉज ही इज़ द नंबर 1. लेकिन उसके साथ ही बाजवा साहब ने ये भी तो देखनी है ना, ये जो अपनी लाखों जो उसकी फौज है, उसके खिलाफ एक आदमी ने इतने जुर्म किए हैं, तो वो बैठे बैठाए इसको, ये जो उसका भी जो जोर है ना मर्सी की तरफ, तो ये मर्सी की तरफ कि जी वो मर्सी कि वो तवक्को रखे कि मर्सी की अपील करेगा, वो नामुमकिन है. वो तुम्हारा ठीक है, वो तुम्हें कानून ने जो बड़े केसेस आते हैं उन्हें एक प्रोविजन आपको दी है, ताकि आप ये ना कहें कि मुझे तो ये दी ही नहीं गई थी. तो हम कहते हैं नहीं, हमने आपको दी है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होगा, इसका ये सब ये बाजवा साहब देखेंगे.
उसके ये मुल्क का जो है, मुल्क ये की सलामती का ये मामला है। सलामती का है, मुल्क ये के पूरी मुस्तकबिल फौज का का मामला है। उसका है, और वो सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं बियॉन्ड एनी डाउट। डाउट, ठीक बिल्कुल। है, तो अगर ये हो चुकी हैं तो इसके अंदर मर्सी या दूसरे तीसरे ये जो है, कोई ऑप्शन नहीं होना आप अपने टाइम गुजारना चाहते हो या जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, बिकॉज दिस इंडिविजुअल इज नॉट कमिटेड अ क्राइम ओनली अगेंस्ट ए इंडिविजुअल बट अगेंस्ट अ स्टेट। इसका जवाब स्टेट देगी, इसका जवाब आर्मी देगी, उनके सब उनके खिलाफ चीज़ें हैं। सो अगर ये इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट करता है कि हम कोई ठीक हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े खुले दिल वाले लोग हैं, तो लेकिन हमारा दिल बड़ा ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जो हमारे मुल्क के साथ खेलेगा, उधर हमारा फिर दिल बड़ाई वाला बड़ा नहीं होगा। बड़ा नहीं होगा। सूफी साहब, बड़ा अहम नुक्ता कि जो हमारे मुल्क के साथ खेलेगा, हमारे मुल्क का खून करेगा, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। आपने बड़ा अहम नुक्ता अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि सलामती कौंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके तहत पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, और आपने भी देखा, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 17-18 बरस में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक खौफनाक जंग लड़ी। हमारे कौम के सैकड़ों जवान शहरी उसमें शहीद हुए, फोर्सेस के लोग शहीद हुए। आपसे सवाल ये है कि जब इंडिया ख़ुद पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है, ये प्रूव हो चुका है, तो क्या पाकिस्तान के पास भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कोई ऐसा ऑप्शन है कि हिंदुस्तान की इस टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी हम किसी अदालत में जाएँ? चूँकि सिर्फ कुलभूषण जाधव नहीं है, इसके अलावा भी हमने बेशुमार नेटवर्क पकड़े हैं, और जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो टेररिज्म के इंसिडेंट हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ, उस पे भी हमारे वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि रॉ और इंडियन गवर्नमेंट इसके पीछे है। सूफी साहब। जी देखिए, ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज़ ये जो टेररिज्म का फुटप्रिंट है पाकिस्तान के अंदर, वो या अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है, या वहाँ से होता हुआ इंडिया की तरफ, या बराह रास्त इंडिया की तरफ, या कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ ये फुटप्रिंट ट्रैवल करता हुआ हमारे किसी भी नेबरिंग मुल्क की तरफ जा रहा है, तो ये बेसिकली इंटरवेंशन है उनकी जानिब से हमारे इंटरनल अफेयर्स में, और ये ऑब्स्ट्रक्शन है to fulfill our obligations to counter radicalization and counter terrorism under UN Chapter 7 resolutions. अब उसके लिए वैसे तो बहुत तफसील में मैं आपको बात बता सकता हूँ, प्रोग्राम आपको टाइम कम होगा, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की इसी रेजोल्यूशन 1373 के नीचे सिक्योरिटी काउंसिल ने कॉग्निजेंस टेररिज्म की ऑफेंस की ली हुई है, और एक सेपरेट कमेटी बनाई हुई जिसका नाम है CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी। उस कमेटी में पाकिस्तान हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें वो बताता है कि उसने टेररिज्म की बेख करने के लिए क्या क्या काम किए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यादव केस में जो एविडेंस इंडिया के ख़िलाफ़ खुद ब खुद आई है और सेल्फ एविडेंट है, इंटरसेप्ट्स हैं, बाकी वो सब की सब काउंटर टेररिज्म कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेजेंट किया, नॉट टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, not to Security Council, but to CTC, which has a specific mandate for that. इसके साथ साथ आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लोग आपके पास आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आप क्या एक्शंस कर रहे हैं, उनको बताइए, ये सारा मवाद उनके सामने रखिए कि हम तो चाह रहे हैं कि FATF की कंप्लाइंस करें, टेररिज्म का खात्मा करें, उसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम रिफॉर्म ला रहे हैं, कवानीन में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक पड़ोसी मुल्क कोऑपरेट करने की बजाय ऑब्स्ट्रक्शन मोड में चला जाए और वो खुद परपेचुएट कर रहा उन सारे एक्शंस को जो FATF के नीचे भी, तो हमें FATF के पास भी इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और इसी तरह बेशुमार और वेन्यूज़ हैं जो इंडिविजुअली जब आप इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, IO की जो स्पेसिफिकली ज़िमनी होती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन फाइल होती है, उसमें इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके P5 कंट्रीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान अपने मुल्क को इकोनॉमिकली खड़ा करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सपोर्ट देना अफगानिस्तान को, ताकि अफगानिस्तान पर भी तो हमारे आपके विड्रॉल के बाद एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस खत्ते को खुशहाली की तरफ लेके जाना है, प्रोग्रेस तरक्की की तरफ लेके जाना है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क, उसका फुटप्रिंट है कि ऑब्स्ट्रक्शन करनी है, किसी तरह तरक्की नहीं होनी देनी, अटैक करना है, रियासत पर हमलावर होना है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो CPEC है, चाहे वो ऐसे सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हैं ताकि लोग स्केयर हो जाएं, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब हो जाए। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ऐसे हालात रखने हैं, तो अगर ये सब कुछ है तो ये तो बड़ी सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, जिसको मैंने कुछ आपको वेन्यू सजेस्ट की और बेशुमार और भी ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान अवेल कर सकता है।
जी कर्नल साहब, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस और भी, लेकिन एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट उसके ऊपर आपका मैं कमेंट चाहूँगा कि लास्ट वीक जब सलामती कौंसिल एक मजम्मती बयान ला रही थी, जो कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे दहशत गर्दी का हमला हुआ, उसकी मजम्मत करना चाह रही थी। तो अब चूँकि इंडिया की एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सलामती कौंसिल में एंट्री हो चुकी हुई है, इंडिया ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उस स्टेटमेंट को भी रुकवाने की कोशिश की। तो इसका क्या मतलब है कि जब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आप बयान को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दहशत गर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। वो उसमें भी यही जो है, अभी उसके अंदर जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, उसका सारा स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक एक्सचेंज कराची में वो सारे उसका सारा कनेक्शन मिलते हैं। वो सारे कनेक्शन मिलते हैं, और उनके जो बाकी ईमानदार लोग हैं वो कंदाहार में बैठे हुए हैं, अफगान उधर से वो ऑपरेट हैंडलर्स। हैंडलर जो है, उसको आप जो भी नाम देते हैं, वो उधर हैं। ये मेरे ख्याल से, मैं तो ज़ाती तो मेरी सोच होगी, कानून और ये चीज़ें अपनी जगह बजा, लेकिन बात चीज़ें होती हैं कि जिधर फिर कानून की हदें, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ख़त्म होती हैं कि इधर मुल्क का बका इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बैठा हूँ फैसले करने वाला, तो फिर मैं कानून को शायद थोड़ा इधर ऐसे कर दूंगा, लेकिन मुल्क की बका के ऊपर मैं कोई आंच कॉम्प्रोमाइज़ नो नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज। जी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। इंतहाई अहम दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखेंगे और हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव, जो भारतीय इस जासूस और दहशतगर्द पाकिस्तान में इस वक्त सजा पा रहा है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में, उसके ऊपर जो नए पहलू सामने आए। क्विकली हम पूछें, आखिरी सेगमेंट है। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त ताज़ा तरीन ऑफ़र किए हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसमें उन्हें कहा है कि आप अपना अटॉर्नी भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। उसके साथ ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप इंडिया से भी अपना अटॉर्नी मावनत के लिए भिजवा सकते हैं, लेकिन वो जो इंडियन अटॉर्नी होगा वो पाकिस्तानी अदालत में रिव्यू केस में वो पेश नहीं हो सकेगा। पाकिस्तानी लीगल टीम जो इंडिया चूज़ करेगा उसके साथ वो कंसल्टेशन कर सकता है। तो पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द के लिए इस हद तक आगे जा रहा है, इस पर भी इंडिया ने रिफ्यूज़ किया। आप कैसे देखते हैं? जी, मैं खुद भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके एक फैसिलिटेट लीगली किया। स्पीकिंग एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर दिया है, और एक बड़ा फैसिलिटेटिंग जेस्चर दिया है, टू से द लीस्ट। क्योंकि ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान पर कि रिव्यू के लिए हमें कानून लेकर आएँ, उस कानून में सेल्फ कंटेन्ड ऑप्शंस दे दें, फोरम दे दें, लीगल रिप्रेजेंटेशन की ऑफ़र दे दें, चीज़ें जो ऑलरेडी इनहेरेंटली अवेलेबल है हमारे जनरल लॉ में, लेकिन हमने वाजे करके दिए। क्योंकि लेजिस्लेशन जो है वो भी रियासत का एक एक्शन है। लेजिस्लेटिवली रियासत अपने एक्शंस को फॉर एवर डॉक्यूमेंट करती है कि मेरी जानिब से आपको ये ऑफ़र रही, स्टैंडिंग ऑफ़र रही, इसको आप अवेल कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत ने तो बहुत फैसिलिटेटिंग स्टेप उठाया है, और अब इसको अवेल करना या ना करना इंडिया की चॉइस है। पाकिस्तान ने लीगल रिप्रेजेंटेशन की हद तक भी काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करने की बात की है, क्योंकि रूल्स, हमारे जो बाहर के रूल्स हैं उसमें बाहर के वकला पाकिस्तान की अदालतों में नहीं पेश हो सकते। लेकिन ये भी कहा कि आप अपना कोई वकील मुआवनत के लिए लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले आइए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से तो ये एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है, और इंडियन स्टेट अगर समझती है कि इस लीगल प्रोसेस में कोई ज़्यादती हुई है तो उसको आना चाहिए सामने, और उनकी हेजिटेशन उनके ख़िलाफ़ रीड की जाएगी। ये प्रिजम्पशन ये होगी कि रियासत इंडिया खुलकर अपने शख्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रही, बिकॉज़ जब ये मामला पाकिस्तान की रियासत कि किसी भी इदारे, स्पेशली ओपन कोर्ट में जाएगा, तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा क्लियर होने इंडिया का भांडा इम्कानात मौजूद हैं। फूटेगा, उसकी जिस जो तरह आईसीजे इन्वॉल्वमेंट है में वो मज़ीद। पाकिस्तान ने कई ऐसे सबूत पेश किए जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इन इंटरफेरेंस
सामने नज़र आ रही थी। कर्नल बशीर वली साहब, ये बताइए कि आप आईएसआई के साथ भी एसोसिएटेड रहे, काउंटर जो टेररिज्म के ऑपरेशन हैं उसमें भी आप रहे, कोलंबो में आपके ऊपर हमला भी किया गया। सवाल आपसे ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से बहुत सारे विज़िट्स होते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ कम्युनिकेशन भी होती है। ये आखिर क्यों है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है? बड़े बड़े टेररिज्म के नेटवर्क्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, इंडिया की सपोर्ट है वहाँ पे। सामने सामने तो अफ़गान हुकूमत हमें अपना भाई कहती है, ब्रदरली कहती है, फ्रेंडली रिलेशंस कहती है, लेकिन अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को फ्री हैंड भी दिया हुआ है। देखें, आपने नोट किया होगा कि हमारे जो कौन करता है, फॉरेन ऑफिस का काम है ना जी। हमारा, तो उस हद तक हम चले जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे आई एम नॉट इन फेवर, एंड बिलीव मी, इफ़ आई have the opportunity, which hopefully I will speak to the even the अफगान chief leadership NDS के सरबराह से, उनको सबसे, और हमारे अपने चीफ को भी, कि उनका उधर जाने का क्या काम है। हम इस हद तक चले जाते हैं क्योंकि वो हमारे, आपने जिस तरह बड़ा सही कहा, अफ़गान भाई, लेकिन अफ़गान भाई जो है वो प्लेट पे उनको जो प्रोवाइड कर रहा है, और बेस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल कर रहा है, वो उनके इसलिए कर रहा है कि मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान में कोई सॉवरेन स्टेट नहीं है। वो इंडिया के पैसों के ऊपर वो चल रहा है, वो पैसे उनको दे रहे हैं। ये जो अभी हमारा कराची का वाक़या हुआ है, इसमें और भी प्रूफ आ जाएगा हमारे पास। वो सब चीज़ें दे रहे हैं उनको, उसके बावजूद भी हम जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि खैर है, ये इस तरह ना करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे कामों का जवाब हमारे लिए कोई, हमने एक आध दफ़ा ऐसा कदम उठाया था, वो कंधार में अभी भी बैठे हैं, हमें पता है कि वो किधर हैं। द बेस्ट इफ आई वाज द वन। व्हेन यू वर इंटेलिजेंस चीफ, आप फिर अफगान इंटेलिजेंस चीफ से राब्ते में थे? देखें, मैं अफ़गान के दूसरे उससे हम बहुत थे, हम तो इस हद तक बड़ा अल्लाह का करम था कि उनका जो इंटेलिजेंस चीफ है, उसके दूसरे जो बंदा होता था, नंबर बल्कि वो हमारे, उनके साथ बड़ी खुली डुली हमारी वो थी, हमारा होता था। लेकिन ये बात ये है कि इन दिस केस हमने एक आध दफ़ा पहले ये कुल्लड़ में इस किस्म का वाक़या हुआ था, वो आए थे यहाँ स्ट्राइक, ये स्कूल जो हमारा पब्लिक स्कूल वाला APS वाला हुआ है, अभी वो लोग हमें पता किधर हैं। तो चाहिए तो ये था कि हम भी जाके, हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम जाके उनको उधर जाके एक दफ़ा सबक सिखा दें कि इधर मत आओ, लेकिन हम वो नहीं करते। हम इंटरनेशनल लॉ की बातें करते हैं, हमारे भी इधर बड़े बैठे हुए हैं, विद ड्यू अपॉलजी टू माय फ्रेंड, कानून की बातें हम करते हैं, लेकिन बट दे डोंट रियलाइज स्कूल में आए क्या किया उन्होंने, जवान बच्चों को, हमारों को उन्होंने किस तरीके से, खुद एक मुकदमा बनता था। मैं कहता हूँ बहुत ऐसे। अफ़गानिस्तान और उधर जो है उनके ऊपर अपना, मेरे हिसाब से हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उनकी जो भी आपने कर रही है वो इंडिया से, वो इंडिया के बच्चे हैं, उन्हीं के पैसों पे पल रहे हैं ना, तो आपको जो फाइनेंशियल लीवरेज जिसके पास होगा वही प्ले करेगा। तो ये लिहाजा हमें उनके ऊपर ये एतमाद, ठीक है, अच्छा है, बॉर्डर है हमारा, मुसलमान भाई भी हैं, उनके लोग हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, माइंड यू, ये तो हुकूमत जो है उधर बैठे हुए हैं, और वो अपना, आपको इल्म होगा आई एम श्योर कि अब्दुल्ला जो है, अभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर छुरी फेरने के लिए तैयार हैं, अशरफ गनी और वो यहूदी लाबी है। अशरफ गनी की बीवी यहूदी, अब्दुल्ला की बीवी यहूदी, और ऐसे बहुत हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन के पड़े हुए लोग हैं, वो हमारे खिलाफ वो यहूदियत लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है। चलिए वो ठीक है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ, दोनों पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज में रहे, आईएसआई में भी रहे, आईबी में भी रहे, सिर्फ ये फरमाइए प्रोफेशनली कि काउंटर टेररिज्म में हमारी एजेंसीज में मज़ीद क्या बेहतरी और मजबूती होनी चाहिए? आप उसको क्या समझते हैं? हमारी एजेंसीज अप टू मार्क हैं या मज़ीद अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है वो कुछ बताइए। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त हर इंस्टीट्यूशन में रहती है, रहेगी।
आप दुनिया की बड़ी वो ले लें, KGB ले लो, आप CIA ले लो, सब चीज़ें आगे पीछे मेरा वो है हमारे, बट अल्लाह का करम है, चूँकि आपने बता दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 साल से ज़्यादा अरसा बड़े सेंसिटिव असाइनमेंट पे ISI में काम किया है। मैंने 15 साल जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया है, मुल्क के अंदर किया है, मुल्क के बाहर किया है, मैं उसका हेड रह चुका हूँ, और बड़ी ऐसी चीज़ें मेरी नज़रों से गुज़री हैं। तो बड़ा अल्लाह का करम है, वी कैन डू इट, लेकिन हमारे ऊपर भी थोड़े से, जिस तरह आप हर जगह लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन, बिल्कुल। चेक जी। एंड बैलेंस वाला सिस्टम जी होता है। सूफी साहब, टाइम बिल्कुल कम है। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि तमाम तर पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद आलमी बरादरी जो है वो FATF की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर फिर शक व शुबा किया जाता है कि हम जो टेरर फाइनेंसिंग है हम उसके ऊपर अप टू द मार्क नहीं है, हम उससे मुतल्लिक जो लॉज हैं उस पर अप टू द मार्क नहीं है। तो आलमी बरादरी को कुलभूषण जादेव क्यों नहीं नज़र आता? पाकिस्तान की कुर्बानियाँ भूल जाती हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कहे, नज़र आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कि कुलभूषण की तफसीलात हमने FATF की टीम को दी हैं या नहीं दी। इसी तरह जो हमें अफ़गानिस्तान वगैरह का फुटप्रिंट, जो कर्नल साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी तफसीलात हमने FATF को दी हैं या नहीं दी। क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ जगहों से आ रही है। कुछ लोकल टेररिस्ट भी हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर का टेररिस्ट भी हो सकता है, लेकिन बेशुमार फाइनेंसिंग तो बाहर से आ रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं, तो आप वो खुलकर बताएं FATF के एवेल्युएटर्स को, वो बड़ी तफसीली बहस आपके साथ इन डिटेल जाते हैं। हम उन्हें नॉर्मली दिखा रहे होते हैं कि जिस लाहौर के ATA कोर्ट्स में जो जजमेंट्स हैं वो कौन सी हैं, फलाने सक्कर के ATA कोर्ट्स में, पेशावर की ATA कोर्ट्स में, लेकिन जो हमारे पास टेररिस्ट फाइनेंसिंग के एविडेंस आ रही है और उसका जो चार्ज फ्रेम करने का तरीका है, उस पर भी हमें क्लैरिटी मज़ीद डेवलप करनी चाहिए। हम यही समझते हैं कि पैसा पकड़ना है। अब अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के हमले में टेररिस्ट को पकड़ के मार दिया, तो उनके पास से जो ग्रेनेड्स और जो असला निकला, किसी को देखना चाहिए कि ये भी टेररिस्ट फाइनेंस की बुनियाद पर ही प्रॉपर्टी जनरेट हुई है ना। तो जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे, इस वक्त तो अननेम्ड FIR होगी, सारे मर गए हैं, लेकिन जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे, FIR लगाएंगे, तो उसमें आप ना सिर्फ 121 PPC का कहेंगे और सेक्शन 67 ATA का कहेंगे, बल्कि आपको फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी चार्ज लगाना चाहिए कि ये जो ग्रेनेड्स हैं, ये जो बंदूकें हैं, ये बेसिकली टेररिस्ट फाइनेंस प्रॉपर्टी है, और वगैरह वगैरह। सो मेरे कहने से मुराद ये है कि यू हैव टू प्रेजेंट योर केस टू दी FATF टीम इन अ मैनर कि उनको समझ आए कि यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा रुकावटें नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से आ रही हैं, जिसकी वजह से पैसे की टेम्पटेशन ट्रांसफ़र की, चाहे वो हुंडी है, हवाला है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें जो असल इंड्यूसमेंट है वो नेबरिंग कंट्रीज़ की जानिब से भी आ रही है, ताकि ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो और फिर उनको समझ आए, वो उन पर भी जाके प्रेशर डालें कि भाई आप पर तो ऑब्लिगेशन नेबरिंग कंट्रीज़ की है कोऑपरेट करने की। टेररिज्म पर कोऑपरेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। कोऑपरेशन की बजाय आप ऑब्स्ट्रक्शन का मोड अडॉप्ट किए जी। हैं। तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू आर्ग्यू दिस इन दिस वे एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकलिटीज जो आई एम श्योर हम पूरी कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है, लीगल टीम, और हमारी दूसरी टीम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, बाकी लोग जो हैं उस पर काफ़ी एफर्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें इसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट को भी मज़ीद हाईलाइट करना चाहिए। जी बिल्कुल। नाजरीन, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की पासदारी करते हुए इस केस और उसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद किया। आउट ऑफ द वे जाके एक सज़ा याफ्ता दहशतगर्द को तमाम कानूनी ऑप्शंस दिए, आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया, उनको लीगल ऑप्शन दिए, उनको कौंसलर एक्सेस दी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदकिस्मती और अफसोस के साथ हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की साजिशों में मुलव्वस है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम करने की साजिशों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी को इसका भी नोटिस लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जैसे सूफी साहब ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भारतीय स्टेट टेररिज्म को भी मद्देनज़र रखना होगा अगले फ़ैसले करने से पहले। हमारे शुरका स्टूडियो में कर्नल बशीर वली साहब और लाहौर से स्काइप के ज़रिए बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर अहमद बिलाल सूफी साहब, आप दोनों माहिरीन का बेइंतहा शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।